वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम यूपीएससी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर देखने जाएंगे जो सबसे बेसिक है और यहाँ से आपको हर साल क्वेश्चन मिलेगा और रेगुलर मिलेगा और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहता है। लेकिन क्वेश्चन सिंपल रहता है लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए जिससे आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो टॉपिक है दूसरों टॉपिक को समझने में भी मदद करता है। चाहे एग्रीकल्चर पढ़े, इंडस्ट्री पढ़े, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जो भी पढ़े, हर जगह आपको ये काम आएगा। तो ये बहुत ही माइन्यूट टॉपिक है, इसलिए इसको अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या है और कैसे काम करता है। हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन। हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन क्या है और कैसे काम करता है ये। तो जैसे अभी हमारा इजराइल ईरान वार चल रहा है जिसमें हमें नेचुरल गैस और दूसरे प्रोडक्ट्स का, दूसरे कमोडिटी का स्कार्सिटी हो रही है और एक्सपोर्ट में भी हमको दिक्कत हो रही है, इंपोर्ट दोनों में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों डिस्टर्ब हो गया है जो हमें स्कार्सिटी क्रिएट किया है, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि सिलेंडर प्राइस बढ़ गया। तो क्या हम इसको इन्फ्लेशन कहेंगे? हमारा सिलेंडर प्राइस बढ़ा हुआ है, क्या हम इसको इन्फ्लेशन कहेंगे? ये हमको देखना पड़ेगा। तो हम आगे देखते हैं कि क्या इसको। अभी जैसे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि जनवरी में हमारा इन्फ्लेशन था 2.7, फरवरी में था 3.2। तो ये जो इन्फ्लेशन हमारा ऑलरेडी लो है। हमारा टारगेट रहता है इन्फ्लेशन का 4% टारगेट है और 4% से लो रहा है। इसलिए इस स्कार्सिटी के कारण जो आपको प्राइस राइज हो रहा है ये हमारा कुशन का काम कर रहा है, इन्फ्लेशन को एब्जॉर्व करने का काम कर रहा है। इसलिए हमको ज़्यादा भी दिक्कत नहीं होगा। तो प्राइस राइज को इन्फ्लेशन कहेंगे या नहीं कि इसलिए 3 शर्त होता है। एक तो प्राइस का बढ़ना होना चाहिए, प्राइस राइज होना चाहिए, प्राइस राइज होनी चाहिए। दूसरी बात जो है कि ये प्राइस राइज जो है परसिस्टेंट हो, परसिस्टेंट हो। ये नहीं कि आज 10 दिन रहा फिर उसके बाद ख़त्म हो गया, प्राइस फिर से कम हो गया। इसलिए ये एक्रॉस हो, मतलब ये प्राइस राइज रहना चाहिए कि 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक, साल भर तक प्राइस राइज रहेगा। तो कहेंगे ये परसिस्टेंट होना चाहिए। अगर अभी हमारे युद्ध ख़त्म हो जाता है, प्राइस कम हो जाता है तो इन्फ्लेशन में काउंट नहीं होगा ये। और दूसरा जो है कि ये प्राइस राइज जो एक्रॉस बोर्ड होना चाहिए, लगभग मार्केट का जो भी प्रोडक्ट है उसमें फैला होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ कोई एक छोटा सा प्रोडक्ट में प्राइस राइज हो गया, पेन में प्राइस राइज हो गया, बाकी किसी में नहीं हो रहा है प्राइस राइज। एक्रॉस बोर्ड होना चाहिए। पहले प्राइस राइज होना चाहिए जो एक्रॉस बोर्ड होना चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट में होना चाहिए जो कंज्यूमर को इम्पैक्ट करे ऐसा, और परसिस्टेंट होना चाहिए, लॉन्ग टर्म रहना चाहिए, सस्टेन्ड रहना चाहिए प्राइस राइज। तो इसको हम कहेंगे इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन क्या हुआ? इन्फ्लेशन हुआ प्राइस राइज। और ये प्राइस राइज सस्टेन्ड होना चाहिए, परसिस्टेंट होना चाहिए और अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। तीनों फैक्टर जोड़िए। इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं रेट ऑफ चेंज से, कि पिछले साल से कितना % चेंज हुआ ये देखेंगे। और इसके लिए जैसे जीडीपी कैलकुलेट करने में हम एक बेस ईयर लेते हैं, उसी तरह एक बेस ईयर चूज़ कर लेंगे जो हम मानते हैं कि इन्फ्लेशन हमारा 100 है उस समय, और उस 100 है बेस ईयर को, और उसके बाद देखते हैं उससे हमारा कितना ईयर ऑन ईयर चेंज हो रहा है। तो बेस ईयर किसको लेते हैं? जहाँ पे इन्फ्लेशन है मोस्ट स्टेबल हो उसको बेस ईयर के रूप में लेते हैं। तो इन्फ्लेशन को मेजर कर लिए मेन रूप से 3 इंडेक्स हैं, पीपीआई प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और इंडिया में हम मेजर करने के लिए इन्फ्लेशन मेजर डब्ल्यूपीआई और सीपीआई का यूज करते हैं। और सीपीआई को जनरली हम मॉनेटरी पॉलिसी टारगेट के लिए सीपीआई का यूज किया जाता है और सीपीआई को ही हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। तो पीपीआई का रिकमेंडेशन किया गया लेकिन अभी इसका यूज नहीं हो रहा है, कैलकुलेशन नहीं हो रहा है। पीपीआई जो है प्रोड्यूसर लेवल पे हमारा प्राइस राइज दिखा रहा है, डब्ल्यूपीआई जो है होलसेल लेवल पे, और यहाँ पे प्रोड्यूसर लेवल बेसिक प्राइस का इसलिए यूज़ कर रहे हैं। सिर्फ बेसिक प्राइस पर क्या मतलब प्रोडक्शन में क्या उसका इन्फ्लेशन आ रहा है। लेकिन होलसेलर लेवल पे हमको, होलसेलर और कंज्यूमर लेवल पर जैसे ट्रेड मार्जिन हो गया, टैक्स हमको जुड़ जा रहा है, इसमें हमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जुड़ जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमको टैक्स जुड़ जा रहा है। और इसीलिए कुछ कमेटी है जैसे बीएन गोल्डर कमेटी, रमेश चांद कमेटी 2014, ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, बीएन गोल्डर और रमेश चांद कमेटी, जिन्होंने रिकमेंडेशन किया है पीपीआई को इम्प्लीमेंट करने का, डब्ल्यूपीआई की जगह पीपीआई को लाने के लिए, ताकि एक्चुअल कॉस्ट हमारा प्रोडक्शन में क्या हो रहा है उसमें क्या प्राइस रहेगा वो हम देखा जाए। तो हमको अभी डिटेल से डब्ल्यूपीआई और सीपीआई देखना होगा जो अभी हमारा काम में आ रहा है। पीपीआई डब्ल्यूपीआई में एक
एक अंतर है कि पीपीआई में बोथ गुड्स एंड सर्विस को लिया जाएगा, दोनों का मेजर किया जाए, दोनों में क्या प्राइस जो हो रहा है। लेकिन डब्ल्यूपीआई में सिर्फ गुड्स को मेजर किया जाता है। ठीक है, तो डब्ल्यूपीआई और सीपीआई को हम थोड़ा डिटेल से देखते हैं। दोनों के डब्ल्यूपीआई सीपीआई इंडेक्स को बनाने में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बास्केट ऑफ आइटम्स को लेते हैं। कुछ आइटम्स को ले लेंगे, जैसे फूड आइटम्स हो गया, क्लॉथ हो गया, क्लॉथ, फुटवियर्स, ये सभी कुछ आइटम्स हम लेंगे और उसमें प्राइस राइज देखते हैं। हर आइटम का कैलकुलेट नहीं किया जाता है, हर आइटम यही डब्ल्यूपीआई का जो इन्फ्लेक्स को रिव्यू किया जाता है, उसमें ये एक रिव्यू ये भी होता है कि किस आइटम का हम इन्फ्लेशन मेजर करेंगे। तो हम जैसे डब्ल्यूपीआई को देख रहे हैं, इसमें कुछ बेसिक आइटम जो लिया गया है। डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में अंतर देखें तो इसमें मेन अंतर है बास्केट ऑफ गुड्स से लिया जाता है। तो डब्ल्यूपीआई में जितना भी बास्केट ऑफ गुड्स है उसको 3 भाग में डिवाइड किया है, प्राइमरी, फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चर्ड। देखिए इसमें सर्विस सेक्टर नहीं है, और हर बास्केट को डिफरेंट वेटेज दिया गया है। प्राइमरी गुड्स को 22.6% अप्रॉक्स, और फ्यूल एंड पावर को 13%, मैन्युफैक्चर्ड को 64%। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है 117, 16, 564, और टोटल हो गया 9697 आर्टिकल्स। हमारा टोटल मिला 697 आर्टिकल्स है यहाँ पे। और हमको सीपीआई में टोटल आर्टिकल रूरल में अलग कैलकुलेट करते हैं, अर्बन में अलग कैलकुलेट करते हैं, फिर दोनों का कंबाइंड लेते हैं। तो रूरल बास्केट में 448 है बास्केट है आइटम्स है, और अर्बन में 460 आइटम्स है। ठीक है, और इसका डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर है 2011-12, सीपीआई का बेस ईयर है 2012। और ये एक कमेटी ध्यान रखें, रमेश चंद कमेटी जो 2019 में गठन किया था, उसने रिव्यू किया डब्ल्यूपीआई के लिए। तो इसने रिकमेंड किया है 1196 आइटम्स को, मतलब आइटम स्कोर बढ़ाने के लिए, कुछ नए आइटम्स लेने के लिए, कुछ पुराने आइटम को छोड़ना, 1196 आइटम्स, और बेस ईयर को 2017-18 करने के लिए रिव्यू किया है। और सीपीआई में हमारा आइटम्स आता है फूड एंड बेवरेज, फूड हो गया, पान, टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स, क्लॉथिंग एंड फुटवियर, हाउसिंग, फ्यूल एंड लाइट, मिसलेनियस हो गया सर्विस सेक्टर, और सर्विस सेक्टर का अप्रॉक्सीमेट हो गया हमारा 28%। फूड एंड बेवरेज जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, इसका वेट हो गया 46%। और इसमें देखिए, इसमें एग्रीकल्चर भी वेटेज ज़्यादा है, और इसमें एग्रीकल्चर जो प्राइमरी सेक्टर इसका वेटेज कम है, और सर्विस सेक्टर नहीं लिया गया है। इसीलिए सीपीआई को हम ज़्यादा वैल्यू देते हैं इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। फिर इसको कैलकुलेट पब्लिश कौन करती है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में एनएसओ इसको पब्लिश करती है। और सीपीआई के अंदर 3-4 और स्मॉल आर्टिकल आती है, उसको भी देखते हैं। डब्ल्यूपीआई सीपीआई के अंदर एक फूड प्राइस इंडेक्स को अलग से मेजर किया जाता है, फूड के प्राइस को, क्योंकि फूड का प्राइस बहुत ही डायनेमिक होता है, बहुत ही फ्लक्चुएटिंग रहता है, इसलिए इसका अलग से भी मेजर किया जाता है। और सीपीआई में अलग से हमको इंडस्ट्रियल वर्कर्स, सीपीआई आईडब्ल्यू, एग्रीकल्चर लेबर्स एंड रूरल लेबरर्स के लिए 3 सीपीआई का अलग सीरीज और चलता है। जो जैसे सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स के डियरनेस अलाउंस को एलोट देने के लिए गवर्नमेंट यूज करती है, और इनको पब्लिश करता है लेबर ब्यूरो। ये एक मेन डिफरेंस है, याद रखिएगा। सीपीआई आईडब्ल्यू एल और रूरल लेवल को मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स पब्लिश नहीं करती है, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर पब्लिश करती है। इन्फ्लेशन से रिलेटेड कुछ वेरिएंट्स है जिनके समझ ले। तो एक कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन हो गया डिक्लाइनिंग इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन अभी है लेकिन इन्फ्लेशन अब कम हो रहा है, महंगाई कम हो रही है। जैसे एक साल है 13%, फिर नेक्स्ट ईयर 10% इन्फ्लेशन हो गया, फिर 7%, फिर 6%। जैसे हम कह सकते हैं अभी हमारा कोविड-19 के बाद डिसइन्फ्लेशन चल रहा है, उसमें 13% हमारा पहुंच गया था, अभी हमारा 3% के पास इन्फ्लेशन है। तो ये डिसइन्फ्लेशन कहेंगे कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है लेकिन इन्फ्लेशन है। फिर एक आता है डिफ्लेशन, ये हो गया प्राइस का डिप होना, प्राइस कम होना। इसको 2 तरह से हम डिफाइन करते हैं। इन्फ्लेशन इसे भी बहुत ही डायनेमिक टॉपिक है, इसको अलग अलग इकोनॉमिस्ट अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं। तो डिफ्लेशन को एक कहते हैं निगेटिव इन्फ्लेशन जब हो गया, मतलब इन्फ्लेशन अब निगेटिव चला गया है, मतलब -1%, -2%, मतलब प्राइस अब कम हो रहा है, प्राइस बढ़ने के बजाय कम हो रहा है, तो इसको कहेंगे डिफ्लेशन। या फिर कहते हैं ये कुछ लोग कहते हैं इसको बिलो टारगेट है। हमारा जो इन्फ्लेशन का जो हम टारगेट रखे हुए हैं, जैसे इंडिया में टारगेट है 4% ±2%, तो अब जब इस टारगेट से नीचे जब चला जाता है तब कहेंगे हम डिफ्लेशन हो गया। जैसे 4% से नीचे हमारा चला गया तो कहेंगे डिफ्लेशन अब शो कर रहा है, और 2% से नीचे चला जाए तब कहेंगे ये ट्रू डिफ्लेशन है,
मतलब हमारा मिनिमम टारगेट 2% है, इससे हमारा नीचे चला गया इन्फ्लेशन, तो वो डिफ्लेशन है। अब इन्फ्लेशन नंबर के अनुसार इन्फ्लेशन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक क्रीपिंग इन्फ्लेशन और ट्रॉलिंग इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन जो है सिंगल डिजिट में है, जैसे 4%, 5%, 6%, जैसे इंडिया में नॉर्मली रहता है। अगर और डबल और ट्रिपल डिजिट में चला जाएगा, जैसे 50% इन्फ्लेशन है, 500% इन्फ्लेशन है, तो उसको कहेंगे गैलोपिंग इन्फ्लेशन। एक होता है हाइपर इन्फ्लेशन, जिस जब मिलियंस और ट्रिलियंस में चला जाता है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी का हालत हुआ था। उसमें कहा जाता था लोग एक पूरे ठेला पे अपना वहाँ का करेंसी लेके जाते थे और एक ब्रेड मिलता था, बोरा के एक बोरा उनके करेंसी के बदले एक ब्रेड उनको मिलता था। इतना ज़्यादा में इन रुपये का वैल्यू, उनके करेंसी का वैल्यू इतना कम हो गया था। ये हो गया हाइपर इन्फ्लेशन से, क्रीपिंग, गैलोपिंग एंड हाइपर इन्फ्लेशन से। फिर एक होता है बॉटल नेक इन्फ्लेशन या स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कहते हैं इसको, जो इसका मेन काउज है सप्लाई साइड डिसरप्शन होना। क्योंकि कोई हैजार्ड हो गया, किसी भी कारण से मार्केट का सप्लाई कम हो गया, क्योंकि एक मतलब हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की डिफिशियंसी के कारण सप्लाई अगर कम हो गया, तो इसीलिए इसको कहते हैं बॉटल नेक डिसरप्शन से। ठीक है। फिर एक होता है कोर इन्फ्लेशन। कोर ऑफ कोर इन्फ्लेशन, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। कोर इन्फ्लेशन में फूड और एनर्जी, इनको हम छोड़कर, ध्यान रखिए, इनको एक्सक्लूड करके फूड और एनर्जी, क्योंकि इनका जो इन्फ्लेशन है बहुत ही फ्लक्चुएटिंग रहता है, तुरंत घटेगा तुरंत बढ़ेगा, इसीलिए इनको छोड़कर बाकी आइटम्स का हम कैलकुलेट करते हैं इन्फ्लेशन। वो ज़्यादा स्टेबल रहता है और ये बहुत ही अनस्टेबल रहता है। और कोर ऑफ कोर इन्फ्लेशन में इनके साथ साथ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को भी हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का भी हमारा डिपेंडेंट कर रहा है फ्यूल पर है। ट्रांसपोर्ट का इन्फ्लेशन हमारा डिपेंड करता है फ्यूल पर। जैसे भी पेट्रोलियम महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन में भी इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो फूड, फ्यूल एंड लाइट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को छोड़ देंगे और बाकी आइटम्स का हम निकालेंगे, तो वो उसको हम कहेंगे कोर ऑफ कोर इन्फ्लेशन से। इन्फ्लेशन के काउज को देखें तो हमारा मेन काउज है 2 प्रकार का है, या तो डिमांड पुल कहते हैं या तो कॉस्ट पुश कहते हैं। या तो डिमांड है उसको इन्फ्लेशन को बढ़ा रहा है, या कॉस्ट उसको बढ़ा रहा है। तो डिमांड अगर बढ़ गया, लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। या फिर सप्लाई कम हो गया, हमारा सप्लाई कम है तो भी उसका प्राइस कम हो जाएगा। जैसे डायमंड के केस में हम उसके सप्लाई को कम रखते हैं ताकि उसका प्राइस बढ़ा रहे हैं। फिर फैक्टर कॉस्ट अगर बढ़ रहा है, लोगों को, जो कंपनी है उसको अपने लेबर्स को ज़्यादा सैलरी देनी पड़ रही है, या उनके लिए ज़्यादा आइटम्स जो है इनपुट महंगा हो रहा है, तो उसके लिए फैक्टर कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, तो प्राइस बढ़ जाएगा। या फिर हम कहते हैं परचेजिंग पावर, लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ गया, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ रहा है, तो उसके कारण भी कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो गया, पैसा ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है। जो हमको केस दिखने को मिल रहा था मनरेगा से, मनरेगा जब 2008 में आया तो उसके बाद हम देखते हैं इन्फ्लेशन धीरे धीरे बहुत बढ़ना शुरू हो गया था, क्योंकि लोगों के पास पैसा आ रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है, और इसीलिए उसका कॉस्ट बढ़ गया। डिमांड बढ़ गया तो कंपनी जो अपना प्राइस बढ़ा दिया, उनको भी प्रॉफिट चाहिए। या फिर एक्सेसिव क्रिएशन ऑफ मनी, अगर गवर्नमेंट मनी छापने लगेगी तो मनी का वैल्यू घट जाएगा, ये भी होता है। कोई मार्केट में कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा उपलब्ध है तो उसका वैल्यू कम रहेगा, इसलिए मनी का सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा तो मनी का वैल्यू कम हो जाएगा, इसलिए गवर्नमेंट जल्दी प्रिंट नहीं करती है करेंसीज। या फिर गवर्नमेंट डिफिसिट में जा रही है और उसके लिए लोन ले रही है, या फिर मनी को क्रिएट कर रही है, तो वो भी डिफिसिट को फाइनेंस करने के लिए अगर गवर्नमेंट मनी क्रिएट कर रही है तो वो भी इन्फ्लेशन काउज करेगा। तो अब देखते हैं इन्फ्लेशन को कर्टेल करने के लिए गवर्नमेंट या आरबीआई क्या क्या करती है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मेन गवर्नमेंट का तीन मूव रहता है। कंजम्पशन कम करना है। कंजम्पशन करना कैसे, मतलब पब्लिक के पास मनी कम होगा तो पब्लिक खर्च कम करेगी, तो इसलिए मनी फ्लोज को कम करना, ये हो गया हमारा मॉनेटरी मेजर्स है। मॉनेटरी फ्लो को कम करना, इसके लिए हम क्या करें, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो पब्लिक जो है मनी को खर्च करने के बजाय उसको बैंक में पार्क करेगी, और उसका जो कंपनी है वो लोन भी अब कम लेगी, तो लोन कम, इन्वेस्टमेंट कम होगा, पब्लिक का खर्च कम होगा। या फिर रेपो रेट को बढ़ा देंगे, CRR को बढ़ा देंगे, SLR को बढ़ा देंगे, ये सब हो गया मॉनेटरी मेजर्स। तो मॉनेटरी पॉलिसी को हम टाइटन कर रहे हैं। दूसरा हो गया सप्लाई को हम बढ़ाएंगे,
क्या क्या करेगी गवर्नमेंट इसके लिए? सब्सिडी प्रोवाइड करना, कस्टम ड्यूटी को कम करना, जो फैक्टर कॉस्ट है वो कम हो, ताकि इम्पोर्टेड जो इनपुट है प्रोडक्शन इनपुट है वो अब लो प्राइस में उपलब्ध हो कंपनीज़ को, फर्म्स को। इसलिए कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट से करना, जैसे AI हो गया, AI को प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट। बेहतर टेक्नोलॉजी होगी तो उसका डिप्रिसिएशन कम होगा और उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ज़्यादा क्वांटिटी प्रोडक्शन होगा। फिर एक है होल्डिंग को कंट्रोल करना, जिसके लिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 और 1980 लाया गया है, ताकि होल्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग को हम कम करें, कंट्रोल करें। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है यहाँ पे, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या है, अलग अलग सेक्शन पे क्या क्या इम्पैक्ट होगा, किस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, किस पर निगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो इसको समझिएगा अच्छे से, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे इन्फ्लेशन का निगेटिव इम्पैक्ट होगा लेंडर पे, क्रेडिटर पे, जो लोन दे रहा है उस पर निगेटिव इम्पैक्ट होगा। क्योंकि अब जो आज मान ली 100 रुपया दिया, आज ये 100 रुपया दिया और इसको 1 साल बाद इसको 10% इंटरेस्ट रेट से 110 रुपया मिला है, लेकिन अगर 10% इन्फ्लेशन भी है तो 110 का ही रुपये का वैल्यू कम हो गया ये, इसलिए इसको घाटा हो रहा है। इन्फ्लेशन अगर कम रहेगा, इन्फ्लेशन कम होगा तो लेंडर को फ़ायदा होगा, इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो लेंडर को घाटा होगा। वही उल्टा बोरोवर्स होगा, बोरोवर्स को इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो बोरोवर्स को फ़ायदा होगा। फिर इन्वेस्टमेंट को भी फ़ायदा होगा, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट को फ़ायदा होगा, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है मतलब डिमांड ज़्यादा है, इसीलिए उसको डिमांड ज़्यादा है तो उसको प्रोडक्शन बढ़ा सकता है, वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेगा, ताकि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेगा। और उसको लो इंटरेस्ट रेट पे अभी मिल रहा है, लो इंटरेस्ट रेट है और डिमांड ज़्यादा है, इसलिए इन्वेस्टमेंट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। और सेविंग हमारा कम होगा, लॉन्ग रन में सेविंग, इन्फ्लेशन के कारण हमारा सेविंग कम होगा और शॉर्ट रन में सेविंग बढ़ेगा। शॉर्ट रन में इन्फ्लेशन से सेविंग बढ़ेगा, लॉन्ग रन में सेविंग घटेगा। बॉन्ड का जो प्राइस है घटेगा, इन्फ्लेशन से बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा लेकिन बॉन्ड का यील्ड बढ़ेगा। बॉन्ड का प्राइस घटेगा, बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा, ये दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप चलता है, वो हम देखेंगे आगे। बॉन्ड प्राइस घटता है तो बॉन्ड यील्ड बढ़ जाता है। कि जैसे इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा गवर्नमेंट के मतलब RBI इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी तो इसका प्राइस कम हो जाएगा। नेशनल इनकम हमारा बढ़ेगा, इन्फ्लेशन के कारण नेशनल इनकम, नॉमिनल इनकम बढ़ेगा हमारा, एक्चुअल इनकम नहीं बढ़ेगा लेकिन नॉमिनल इनकम बढ़ेगा। फिर टैक्स पेयर को नुकसान होगा, टैक्स पेयर के लिए नुकसान होगा, इसको कहते हैं इन्फ्लेशन ड्रैग कहते हैं इनको। वो इन्फ्लेशन के कारण वो हायर स्लैब में मूव कर जाएगी। नॉमिनल वैल्यू ऑफ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, नॉमिनल वैल्यू में बढ़ जाएगा टैक्स, क्योंकि टैक्स पेयर जो हायर स्लैब में मूव कर जाएगी उसको ज़्यादा टैक्स करना पड़ेगा तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा। करेंसी डिप्रिशिएट करेगी, फॉरेन गुड्स कॉस्टलियर हो जाएगा। फॉरेन गुड्स का वैल्यू क्योंकि रुपये का वैल्यू कम होगा, इसलिए हमको फॉरेन गुड्स खरीदने के लिए उसको ज़्यादा रुपया देना पड़ेगा, तो फॉरेन गुड्स हमारा कॉस्टलियर हो जाएगा। इसलिए इन्फ्लेशन के कारण इंपोर्ट घटता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए भी गवर्नमेंट इन्फ्लेशन, जैसे जापान का एग्जांपल है, इन्फ्लेशन हाई रख रही थी ताकि एक्सपोर्ट, इन्फ्लेशन के द्वारा ही एक्सपोर्ट को बूस्ट किया जाए। लेकिन यही ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया तो ऐसे लॉन्ग टर्म में भी एक्सपोर्ट को ये डैमेज करती है। शॉर्ट टर्म में एक्सपोर्ट बढ़ा रही है लेकिन लॉन्ग टर्म में एक्सपोर्ट को डैमेज करेगी। फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, शॉर्ट टर्म में एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, जिसके लिए लेबर को हायर करना पड़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा शॉर्ट रन में, लेकिन लॉन्ग रन में फिर एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा, ये भी नॉमिनल वैल्यू में इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। और या फिर शॉर्ट रन में हम देख सकते हैं प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। ये सब जो पॉजिटिव ग्रोथ हो रहा है ना, इन्फ्लेशन अगर हम स्मॉल लेवल पे है 5-6% इन्फ्लेशन है तो ये सब हमारा दिखेगा, या तो इन्फ्लेशन कम हो, मतलब 4 से 6% इन्फ्लेशन हो, या फिर शॉर्ट रन में हो तब हमको ये सब बेनिफिट दिखता है। अगर इन्फ्लेशन और ज़्यादा हो गया 20%, 25%, तब ये बेनिफिट हमको नहीं दिखेगा, या फिर लॉन्ग रन में बेनिफिट नहीं दिखेगा। हमको शॉर्ट रन में बेनिफिट दिखता है, इन्फ्लेशन या स्मॉल इन्फ्लेशन हो, हमारा गैलोपिंग इन्फ्लेशन है, तब हमको ये बेनिफिट दिखता है कि बॉर्ड्स को फ़ायदा होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, सेविंग्स बढ़ेगा, बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा, टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा,
गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी, फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगी, गवर्नमेंट को देखिए फ़ायदा होगा, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, सिग्नियोरेज मतलब प्रिंटिंग ऑफ करेंसी से उसको फ़ायदा होगा, और उसके बाद इनकम इंटरेस्ट लायबिलिटी लेकिन गवर्नमेंट का कम होगा, और इसीलिए शॉर्ट टर्म में फ़ायदा हो रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट का टारगेट रहता है 2 to 6% इन्फ्लेशन रखना, ताकि उसका इन्फ्लेशन के द्वारा भी कुछ फ़ायदा हो, इकोनॉमिक ग्रोथ में हम फ़ायदा ले सकें इन्फ्लेशन के द्वारा। इन्फ्लेशन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिजनेस साइकिल का। इसमें 4 फेज होता है, बूम फेज, स्लो डाउन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। बूम फेज हो गया, इकोनॉमी बहुत ही ग्रो कर रही है, जॉब क्रिएट हो रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे स्लो डाउन आता है, जो डिप्रेशन में डिमांड अब कम हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, और कंपनी जो रिटेंचमेंट कर रही है, मतलब अपने लेबर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रही है। फिर इसको डिप्रेशन को कर्टेल करने के लिए जब रिकवरी फेज में हम देखते हैं गवर्नमेंट फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी जो आते हैं, गवर्नमेंट जो पॉलिसी करती है उसको फिजिकल पॉलिसी कहते हैं, और सेंट्रल बैंक ये मानी RBI जो पॉलिसी लेते हैं उसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। तो इसके द्वारा ये कोशिश रहती है या तो डिमांड बढ़ाया जाए या प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, डिमांड बढ़ेगा प्रोडक्शन बढ़ेगा। इसके लिए क्या करते हैं, टैक्स ब्रेक करना, टैक्स ब्रेक प्रोडक्शन भी बढ़ता है या डिमांड भी बढ़ेगा, सैलरीज बढ़ाना, इनोवेशंस हो गया, न्यू फ्रंटियर्स ऑफ जॉब लाना, डिजिटल क्रिएटर्स, जैसे डिजिटल क्रिएटर को प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट। तो इसके द्वारा कोशिश करें डिप्रेशन को रिकवर किया जाए, लो डिमांड है इसको बढ़ाया जाए, अनएम्प्लॉयमेंट है इसके लिए हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, कंपनी हायर करेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा।